हम लोगों ने देखा कि ये जो रेफ्रिजरेशन वर्क है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के 5 मुख्य भाग, कंप्रेसर, कंडेंसर, ड्रायर, आरसीडी, इवेपोरेटर, ये तो बेसिक पार्ट्स है। तो इन पार्ट्स के अलावा इन आइस फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, ये आज देखेंगे। साधारण इन आइस फैक्ट्री के अंदर जो गैस चार्ज किया था, ये गैस थोड़ा अलग है। अमोनिया अर्थात NH3 नाइट्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन के 3 अणु, इन तीनों ये 2 गुणधर्म से बना हुआ अमोनिया जो गैस है, ये अधिक ज्वलनशील है, अधिक विस्फोटक है, इसकी गंध अधिक तीव्र है। हाँ, लेकिन इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर भी ज्यादा है, इसके लिए ये इस गैस को ज्यादातर आइस प्लांटों में प्रयोग करते हैं। तो ये जो गैस है, ये गैस का फ्रीजिंग टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये एक साथ कई मात्रा में पानी के टैंक को आइस में बदलने की क्षमता रखता है। इन आइस फैक्ट्री के अंदर ज्यादातर 10 से 12 घंटे में कई सारे कैन में बर्फ जमता है, आइस जमता है, और इन आइस को जमाने के बाद एक रूम में स्टोरेज किया जाता है, ये होता है कोल्ड स्टोरेज। तो ये कोल्ड स्टोरेज हर एक आइस फैक्ट्री में होता है, जहां पर ऑफ सीजन में जो आइस का प्रोडक्शन जो निकलता है, इन आइस को स्टोरेज करने के लिए कोल्ड स्टोरेज भी होता है। अर्थात इस आइस फैक्ट्री के अंदर हम लोग देखेंगे कंप्रेसर, कूलिंग टावर, ऑयल सेपरेटर, ड्रायर, रिसीवर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर और अदर पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्रेसर से। इस आइस फैक्ट्री के अंदर जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर W टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। ये जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर को बोलते हैं W टाइप 4 सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इस कंप्रेसर का काम है गैस को कंप्रेस करना। ये जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर के ऊपर एक व्हील होता है। जैसे आप आटा पीसने की जो चक्की होती है, उस चक्की में जाके देखते हैं कि उसका कंप्रेसर अलग है जो आटे को पीसते रहता है, और मोटर अलग होती है, वैसे ही ठीक सिस्टम यहां पर भी है। फर्स्ट यहां पर देखा, सबसे ऊपर वाले भाग में एक फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील के ऊपर वाला भाग कंप्रेसर, और कंप्रेसर के सबसे टॉप वाला भाग होता है हेड असेंबली, HVF। H फॉर हेड प्लेट, V फॉर वॉल प्लेट, F फॉर फ्लैपर प्लेट। इस हेड असेंबली के ऊपर एक वाल्व है, जो साइज में बड़ा है उसको बोलेंगे सक्शन सर्विस वाल्व, और जो साइज में छोटा है उसको बोलेंगे डिस्चार्ज सर्विस वाल्व। अर्थात DSV फॉर डिस्चार्ज सर्विस वाल्व, SSV फॉर सक्शन सर्विस वाल्व। इन कंप्रेसर के अंदर 4 सिलेंडर की असेंबली है, मतलब यहां पर आपको कुछ 4 सिलेंडर दिखाई देंगे। इन चारों सिलेंडर में पिस्टन अलग अलग पोजीशन में गैस को कंप्रेस करेंगे। पहले वाले सिलेंडर में देखा कि पिस्टन टॉप तक है, सेकंड में देखा ये थोड़ा बॉटम में है, थर्ड वाले में देखा ये पिस्टन वापस टॉप तक गया, और फोर्थ में भी ये पिस्टन आपका बॉटम में। मतलब इसके जो स्लॉट होते हैं, ये स्लॉट अलग अलग पोजीशन में गैस को कंप्रेस करते हैं। यहां पर देखा एक एक्सेंट्रिक शाफ्ट, एक्सेंट्रिक शाफ्ट के आगे वाला भाग होता है क्रैंकशाफ्ट। इस क्रैंकशाफ्ट की स्टेज टॉप पर होने के कारण यहां पर लगा हुआ कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को टॉप तक लेके जाता है, ये बॉटम तक है। तो यहां का पिस्टन ऐसे बॉटम में आया हुआ। दूसरी स्टेज की ओर जाते हैं तो इस कनेक्टिंग रॉड की स्टेज टॉप पर होने के कारण ये सिलेंडर कनेक्टिंग रॉड के द्वारा ये पिस्टन टॉप तक जा चुका है। तीसरे में आप देख रहे हो, दूसरा और चौथा सिलेंडर जो आप देख रहे हो, इन दोनों की स्टेज सेम है, ये दोनों भी बॉटम में। और चौथा सिलेंडर जो आप देख रहे हैं, चौथा पिस्टन, इसकी स्टेज टॉप पर है। इसमें से 2 सिलेंडर बॉटम में है, ये और ये, नंबर 2 और 4। तो नंबर 1 और नंबर 3 ये 2 सिलेंडर अभी आपके
टॉप तक है। अर्थात ये जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं, ये कंप्रेसर मल्टी पोजीशन में गैस को कंप्रेस करते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी एक्टिंग कंप्रेसर। ऐसे कंप्रेसर आपको बड़े बड़े आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, सेंट्रीफ्यूगल प्लांट, चिल्लर प्लांट इसमें दिखाई देंगे। तो इस कंप्रेसर के अंदर ये जो क्रैंकशाफ्ट है, इस क्रैंकशाफ्ट का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर जो स्टेज होते हैं, इस स्टेज की संख्या के अनुसार सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन की संख्या बदलती रहती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि 4 सिलेंडर। ये कंप्रेसर 2 सिलेंडर का भी आता है। अगर ये 2 सिलेंडर का रहता तो वी टाइप। अब ये सिलेंडर 4 पिस्टन का है, तो ये हो गया डब्ल्यू टाइप। इस कंप्रेसर के चारों तरफ नट बोल्ट्स होते हैं, इसको हम आसानी से खोल सकते हैं, इसकी सर्विसिंग कर सकते हैं। इसको लगभग 2 महीने में एक बार कंप्रेसर को पूरी तरह से ओपन करके ओवर ऑयलिंग करना पड़ता है। ओवर ऑयलिंग के अंदर आपने देखा कि इसकी हेड असेंबली, इसके गैस्केट, कंप्रेसर के अंदर का ऑयल सभी को चेंज करना पड़ता है। कंप्रेसर के ऊपर जो फ्लाईव्हील आपने देखा, इस फ्लाईव्हील को चलाने के लिए एक सेपरेट मोटर यूज की जाती है। इस मोटर की कैपेसिटी, आइस प्लांट के अंदर ये जो मोटर यूज की जाती है, इस मोटर की कैपेसिटी 60 एचपी, 60 एचपी, 65 एचपी, 70 एचपी, 60, 65, 70 एचपी की मोटर इसके अंदर यूज की जाती है। इस मोटर के ऊपर जो एक मूवर रहता है, इसको बोलते हैं प्राइम मूवर। जब मोटर चलती है तो मोटर चलने से प्राइम मूवर चलेगा। अभी मोटर को चलाने के लिए, मोटर को स्टार्ट रनअप लेने के लिए 440 वोल्टेज की 3 फेज सप्लाई देनी पड़ती है। और इस 3 फेज सप्लाई द्वारा जब ये मोटर चलेगी तो मोटर के ऊपर लगा हुआ वी बेल्ट, ये जो आपने वी बेल्ट देखा, ये वी बेल्ट चलेगा, रबर का बेल्ट होता है। ये वी बेल्ट जब चलेगा तो वी बेल्ट चलने से फ्लाईव्हील चलेगा, फ्लाईव्हील चलने से यहाँ से जो इसका एक्सेंट्रिक शाफ्ट है, एक्सेंट्रिक शाफ्ट के द्वारा क्रैंकशाफ्ट चलेगा। और जैसे ही क्रैंकशाफ्ट चलेगा तो क्रैंकशाफ्ट चलने से यहाँ पर लगे हुए कनेक्टिंग रॉड पिस्टन को सिलेंडर के टीडीसी, मतलब सिलेंडर के टॉप बॉटम में इसको कंप्रेशन करते रहेगा। अब इसमें टीडीसी बीडीसी क्या है? टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर और बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। टीडीसी की पोजीशन में आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, दिस इज कंप्रेशन स्ट्रोक। और जब आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है तो वो होता है सक्शन स्ट्रोक। मतलब सक्शन और डिस्चार्ज, इन दोनों के बीच की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन रेशो। इस कॉम्प्रेशन रेशो का इस कंप्रेसर में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कॉम्प्रेशन रेशो जितनी ज्यादा रहेगी उतना कंप्रेसर का गैस को कंप्रेस करने की पावर ज्यादा रहती है। इसीलिए टीडीसी बीडीसी के दौरान जो आपका पिस्टन और सिलेंडर जो रहता है, इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सही होना बहुत जरूरी है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी मतलब क्या है? जो इसके अंदर गैस को कंप्रेस करने की जो क्षमता है वो। अभी इस पिस्टन के ऊपर 1 2 3 4, ये जो 4 पिस्टन देखे, इस चारों पिस्टन के ऊपर कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक पिस्टन पिन लगाई जाती है। तब तक, जब तक पिस्टन पिन है तब तक ये कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन जुड़ा हुआ रहेगा। एक पिस्टन आपने यहाँ पर ऐसे देखा और इसके बीच में कनेक्टिंग रॉड देखा। इस पिस्टन के ऊपर एक यहाँ पर होल है, इसके अंदर से पिन जब आप इसके अंदर डालेंगे तो ये कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन यहाँ पर टाइट बैठेगा, यहाँ पर टाइट बैठेगा। ऐसे असेंबली आपकी पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड की होती है। तो ये जो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड है, इस पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के द्वारा यहाँ पर गैस कॉम्प्रेशन हो जाता है। अभी गैस कॉम्प्रेशन कैसे होगा देखो, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन आपने देखा कि ये नीचे से ऊपर की ओर गया है, मतलब टॉप तक जा चुका है। जब ये टॉप में जाता है ना तो उस वक्त गैस कॉम्प्रेस हो जाता है। और दूसरे वाले में आप देख रहे हो ये आपका पिस्टन बॉटम में आ चुका है, मतलब बॉटम में आ रहा है, अर्थात दूसरा पिस्टन क्या कर रहा है? गैस को सक्शन कर रहा है। हाँ, बल्कि तीसरा देख रहे हो आप, तीसरे में आपका पिस्टन वापस टॉप तक जा चुका है। मतलब पहला सिलेंडर और तीसरा सिलेंडर गैस को कॉम्प्रेस कर चुके, दूसरा सिलेंडर और चौथा सिलेंडर गैस को सक्शन कर रहे, इसको बोलते हैं मल्टी पोजीशन। तो ये जो ओपन टाइप कंप्रेसर होते हैं, जो आइस फैक्ट्री में जो कंप्रेसर यूज करते हैं, ये मल्टी पोजीशन के होते हैं। और ये मल्टी पोजीशन के होने के कारण इसमें ये एक कंप्रेसर आपके लगभग एक समय में 150 से 200 कैन 10 से 12 घंटे में आइस में बदल सकता है, पानी को आइस में बदल सकता है। अर्थात कम से कम समय में आइस में बदलने के लिए इसके अंदर डब्ल्यू टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज करते हैं। आधुनिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये कंप्रेसर यूज किया जाता है। अभी इसके अंदर ये जो आपने देखा मोटर है,
इस मोटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एलपी लो प्रेशर कंट्रोल स्विच, यहाँ पर एचपी हाई प्रेशर कंट्रोल स्विच, और दूसरा होता है कंप्रेसर के ऑयल के साथ लगा होता है, उसको बोलते हैं ओपी फॉर ऑयल प्रेशर कंट्रोल स्विच। ये जो तीनों भी स्विच है, इन तीनों स्विच को सीरीज में जोड़कर इन तीनों के सप्लाई इस मोटर के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जब कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर आवश्यक मात्रा से घटने लगता है तो उस समय कंप्रेसर की मोटर बंद हो जाती है। अगर मोटर बंद हो गई तो कंप्रेसर नहीं चल पाएगा। अगर डिस्चार्ज प्रेशर आवश्यक मात्रा से बढ़ने लगा तो उस वक्त मोटर भी बंद हो जाएगी, जो कंप्रेसर की सुरक्षा करेगा। ऑयल प्रेशर, कंप्रेसर के अंदर अगर अचानक ऑयल कम हो गया तो ऑयल प्रेशर घट जाएगा, और ऑयल प्रेशर घटने से कंप्रेसर मोटर बंद हो जाएगी। मतलब जो सक्शन प्रेशर एसपी डीपी ऑयल प्रेशर, सक्शन प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर ऑयल प्रेशर, तीनों का काम सही होना चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी एक डिफेक्टिव रहेगा तो आपकी मोटर नहीं चलेगी। ये एक कंप्रेसर आपका लगभग 150 से 200 टन का एक कंप्रेसर है, और इसके अंदर जो मोटर है ये मोटर आपकी 60 एचपी की मोटर है। तो दोनों की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर ये लो प्रेशर हाई प्रेशर ऑयल प्रेशर कंट्रोल स्विच होते हैं। ये जो प्रेशर कंट्रोल स्विच होते हैं ये सिंगल फेज के होते हैं। ये प्रेशर कंट्रोल स्विच सिंगल फेज के होते हैं, और तीनों स्विच को एक एक फेज में जोड़ा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो मोटर है ये कौन सी है, 3 फेज RYB, 3 फेज है RYB। तीनों स्विच को एक एक फेज के सीरीज में जोड़ेंगे। अगर एक मोटर बंद हो, कोई भी एक कंट्रोल स्विच ने कनेक्शन को तोड़ दिया, एक फेज भी अगर मोटर का बंद होता है, मोटर आपकी सीधी बंद हो जाएगी। ये मोटर की सुरक्षा के लिए होता है, एसपी ओपी डीपी। अभी हम लोग को देखना है कि इसके अंदर सक्शन प्रेशर कितना है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना है, और ऑयल प्रेशर कितना है। ये जो सक्शन प्रेशर होता है, आपने ये जो यहाँ पर देखा, सक्शन प्रेशर इसके अंदर आता है 40 डिग्री पाउंड, 40 डिग्री PSIG, PSIG फ्रॉम पाउंड स्क्वायर इंच गेज। डिस्चार्ज प्रेशर, इसका डिस्चार्ज प्रेशर आएगा 280 टू 350 डिग्री PSIG, और ओपी ऑयल प्रेशर कंट्रोल स्विच आएगा 35 डिग्री PSIG। जब आपका सक्शन प्रेशर बढ़ेगा, सक्शन प्रेशर बढ़ेगा तो उस वक्त आपका डिस्चार्ज प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर सक्शन प्रेशर बढ़ गया तो डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ेगा। डिस्चार्ज प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो मोटर बंद हो जाएगी। अगर आपका सक्शन प्रेशर घट गया तो आपका डिस्चार्ज प्रेशर भी घटेगा। सक्शन प्रेशर अगर 40 डिग्री से भी कम है तो आपकी मोटर बंद हो जाएगी। ऑयल प्रेशर, ऑयल का प्रेशर है 35 डिग्री पाउंड। अगर अचानक कंप्रेसर के अंदर ऑयल कम हो गया, ऑयल ज्यादातर जाकर कंडेंसर में जाके अगर बैठ गया, तो ऑयल प्रेशर कंट्रोल स्विच कंप्रेसर मोटर को बंद कर देगा। अब ये जो तीनों भी स्विच होते हैं, इन तीनों स्विच को, मतलब ये जो स्विच है ना, ये एनालॉग तथा डिजिटल होते हैं। इसके अंदर कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं ताकि ये हर एक मोटर के सीरीज में लगे होते हैं, हर एक फेज की सीरीज में लगे होते हैं। इसको बोलते हैं प्रेशर कंट्रोल स्विच। कंप्रेसर होने के बाद नेक्स्ट पार्ट है कंडेंसर। ये जो आइस फैक्ट्री, इस आइस फैक्ट्री के अंदर इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर यूज किया गया। ये जो कंडेंसर है, इस कंडेंसर को बोलते हैं इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर। इस कंडेंसर को बोलते हैं इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर। इवेपोरेटर के आकार में बना हुआ कंडेंसर है, इसीलिए इसको बोलते हैं इवेपोरेटिव टाइप कंडेंसर। इस कंडेंसर को प्लांट के बाहर लगाया जाता है। ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर प्लांट के बाहर लगाया जाता है। प्लांट रूम के अंदर कंप्रेसर, ड्रायर, रिसीवर, इसकी मोटर, पैनल बोर्ड इत्यादि आपको देखने मिलेगा। कंडेंसर जो है प्लांट के बाहर एक खुली जगह में, खुली मतलब ओपन स्पेस में, इस कंडेंसर के नीचे, सबसे नीचे एक वाटर टैंक है, जिसकी डीप खोली होती है 15 फीट और चौड़ाई होती है 20 से 25 फीट। एक तरह से आपका पूरा स्विमिंग पूल है। इतनी भारी मात्रा में यहाँ पर जो पानी स्टोरेज किया जाता है, इस पानी को नीचे से ऊपर उठाने के लिए यहाँ पर एक मोटर यूज की जाती है। इसको बोलते हैं 3 फेज वाटर पंप, WP फॉर वाटर पंप। लगभग 4 से 5 वाटर पंप है। इस वाटर पंप का काम है कि वाटर टैंक में से पानी को उठाकर हर एक कंडेंसर के पाइप तक पहुंचाना।
यहाँ पर ये आपने देखे स्प्रे नोजल, स्प्रे नोजल का काम है पानी को हर एक ट्यूब के ऊपर स्प्रेड करना। स्प्रे नोजल से जब इस हर एक ट्यूब के ऊपर पानी स्प्रेड होगा तो यहाँ की हर एक ट्यूब ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ये जो पाइप से कंडेंसर का जो इनलेट का जो पाइप है, इस इनलेट के पाइप में कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन में से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जाता है। अर्थात ये जो देखा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस गया कंडेंसर में। कंप्रेसर और कंडेंसर दोनों के मध्य में एक ऑयल सेपरेटर लगाया, ये है आपका ऑयल सेपरेटर। इस ऑयल सेपरेटर का काम क्या है? कंप्रेसर से निकला हुआ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस, इस गैस में कुछ तेल की मात्रा भी होती है। अगर ये तेल या ये ऑयल डायरेक्टली कंडेंसर में गया तो कंडेंसर चोकअप होना, या कंडेंसर से आगे जब ये भाग में जाएगा रिसीवर में अगर वहां पर ऑयल ज्यादा मात्रा में अगर जम गया तो वहां पर वो पाइप ब्लॉकेज हो जाएंगे, साथ साथ कंप्रेसर में ऑयल की मात्रा घट जाएगी, कंप्रेसर खराब हो जाएगा। कंप्रेसर में से ऑयल की मात्रा घटनी नहीं चाहिए, इसके लिए कंप्रेसर और कंडेंसर दोनों के बीच में ऑयल सेपरेटर लगाया जाता है। इसको बोलते हैं OSP फॉर ऑयल सेपरेटर। कंप्रेसर और कंडेंसर दोनों के मध्य में इसे T पोजीशन में इसको जोड़ा जाता है। जो गैस हल्का है, हाई टेम्परेचर है, जिसका तापमान अधिक है, और जो हल्का है वो गैस सीधा ऐसे आगे जाएगा। और गैस में जो कुछ तेल की मात्रा है, ये तेल अपने भार से अधिक होने के कारण ये ऐसे सीधा नीचे गिरेगा और ऑयल सेपरेटर में ये ऑयल बढ़ जाएगा। जब ऑयल सेपरेटर में ऑयल की मात्रा पूरी तरह से लेवल पे आएगी तो यहाँ से फ्लोट बॉल जो रहता है, ये फ्लोट बॉल ओपन होकर आउटलेट को ओपन कर देगा और यहाँ से ये जो मोटर स्टार्ट होकर ये ऑयल को वापस कंप्रेसर के बॉटम में छोड़ देगी। अर्थात कंप्रेसर के बॉटम में क्या होता है? ऑयल। ये हर एक इंजन में होता है। लुब्रिकेशन के लिए आपको ऑयल चाहिए, वैसे कंप्रेसर में भी लुब्रिकेशन के लिए ऑयल होना बहुत जरूरी है। इस कंप्रेसर में कैपिला डी नाम का ऑयल चार्ज किया जाता है। कौन सा ऑयल है? कैपिला डी। अभी ये जो कैपिला डी ऑयल है, इस ऑयल के द्वारा तो लुब्रिकेशन होता है, लेकिन लुब्रिकेशन करने के बाद या गैस कंप्रेशन होते होते जो कुछ तेल डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकलता है, ये तेल कंडेंसर में पहुंचाए बिना उसको सेपरेट अलग किया जाता है, फिर दोबारा उसको कंप्रेसर में भेजा जाता है। इस तरह से कंप्रेसर में से निकला हुआ ऑयल अलग किया जाता है। फिर जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस है, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जैसे इस कंडेंसर ट्यूब में से मतलब साइकिलिंग होते रहेगा, घूमते रहेगा, उस वक्त कंडेंसर की ट्यूब के ऊपर ये जो स्प्रे नोजल है, इस स्प्रे नोजल में से गिरा हुआ ठंडा पानी, जो ठंडा पानी इस ट्यूब के ऊपर गिरता है, तो ये ठंडा पानी इस कंडेंसर ट्यूब की ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, कंडेंसेशन करेगा, मतलब गर्म गैस को ठंडा करेगा। कंडेंसर के अंदर जो हाई टेम्परेचर गैस है, इस हाई टेम्परेचर गैस को लो टेम्परेचर गैस में बदलने का काम किया जाता है। कंडेंसर में जो प्रेशर है, ये प्रेशर वही रहेगा। कंडेंसर में कभी प्रेशर कम नहीं होता, कंडेंसर में सिर्फ टेम्परेचर कम हो जाता है। जो हाई टेम्परेचर था, ये लो टेम्परेचर में बदल जाता है। अभी आप देखेंगे कि ये जो ठंडा पानी कंडेंसर की ट्यूब के ऊपर गिरा, अगर गर्म गैस ठंडा हो सकता है तो ठंडा पानी गर्म नहीं हो सकता क्या? जरूर हो जाएगा। अगर ये ठंडा पानी गर्म हो गया तो उस गर्म पानी को वापस ठंडा करना है, तो ये ठंडा कैसे बनेगा? कुदरती हवा द्वारा। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया, ये जो कंडेंसर है, ये कंडेंसर को ओपन स्पेस में लगाया जाता है। इसका रीजन यही है कि कंडेंसर भी ठंडा हो सके, और कंडेंसर ठंडा करने के लिए जो पानी यूज किया गया, ये पानी भी ठंडा हो सके। जब आसपास की नैसर्गिक हवा इस कंडेंसर की ट्यूब को और पानी को लगती रहेगी तो कंडेंसर की ट्यूब भी ठंडी हो जाएगी, और बीच वाली जगह में जो गर्म पानी था, ये गर्म पानी नीचे आते आते वापस ठंडा हो जाएगा। और यही पानी जब नीचे वाटर टैंक को मिक्स हो जाता है तो वापस उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक ये पानी ठंडा हो जाता है। इसके सामने अगर आप खड़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे सामने कुछ एसी लगा हुआ है, इतनी ठंडी हवा रहती है। अर्थात ये जो अमोनिया गैस है, इस अमोनिया गैस को ठंडा करने के लिए आपको पानी की ही आवश्यकता पड़ती है। अगर यहाँ पर पानी की मोटर बंद होगी, वाटर पंप बंद हो गया, तो वाटर पंप बंद होने से आपके कंडेंसर का हाई प्रेशर यानी कि लिक्विड रिसीवर का प्रेशर बढ़ेगा, और जो सिस्टम के लिए धमाकेदार या विस्फोटक हो सकता है, सिस्टम के लिए डेंजरस हो सकता है। इसके लिए जो यहाँ पर जो ऑपरेटर्स रहते हैं, जो टेक्नीशियंस रहते हैं, इन टेक्नीशियन को हर एक घंटे घंटे में इसकी मोटर की रीडिंग लेना, मोटर का टेम्परेचर चेक करना, ये सब चेक करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने देखा कंप्रेसर, ऑयल सेपरेटर, कंडेंसर। अभी इसके बाद कंडेंसर के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है लिक्विड रिसीवर।
इस लिक्विड रिसीवर का काम क्या है? लिक्विड, लिक्विड मतलब क्या है? तरल। लिक्विड मतलब क्या है? तरल। अभी ये जो तरल है ये होता क्या है? देखो, आपने ऊपर की ओर देखा, यहां पर हवा हल्की होने के कारण ऊपर रहती है, बल्कि द्रव पदार्थ अपने भार से अधिक होने के कारण नीचे ही रहता है। तो लिक्विड जो रहता है ये बॉटम में रहता है, लिक्विड रिसीवर जो नीचे है, और गैस हल्का होने के कारण, हवा हल्की होने के कारण ऊपर है। इनलेट इसका ऊपर की ओर है, बल्कि अगर आप आउटलेट देखो तो बॉटम में। लिक्विड रिसीवर में इनलेट ऊपर की ओर होता है, आउटलेट नीचे की ओर होता है, क्योंकि कंडेंसर में से निकला हुआ हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस, मतलब इसके अंदर अभी ये वाष्प है, हवा है, लेकिन कैसी है? ठंडी है। इसका तापमान लो टेम्परेचर है। इस लो टेम्परेचर गैस को पूरी तरह से लिक्विड में बदलने का काम लिक्विड रिसीवर करेगा। जब ये गैस लिक्विड रिसीवर में से निकलेगा तो यहाँ पर उसका प्रेशर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में रहेगा, अर्थात हाई प्रेशर लो टेम्परेचर गैस हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में कैसे बदला? लिक्विड रिसीवर के द्वारा। जब ये लिक्विड रिसीवर में ये लिक्विड पूरी तरह से जनरेट हो जाएगा, पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाएगा, तो उस वक्त इसके नीचे बॉटम में लगा हुआ लिक्विड एक पाइप के द्वारा लिक्विड लाइन में से डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा। अभी डिस्ट्रीब्यूटर में जाने से पहले हम लोग देखेंगे लिक्विड रिसीवर का क्या काम होता है। लिक्विड रिसीवर के ऊपर एक वाल्व है,